डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मिर्जापुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने मिर्जापुर में नवरात्र मेले की तैयारी की समीक्षा की। अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में टेम्पल इकोनॉमी को लेकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर साधा तीखा निशाना। कहा, टेम्पल इकोनॉमी से बदली यूपी की तस्वीर। 2017 से पहले प्रदेश का विकास ग्रेवयार्ड इकोनॉमी तक सीमित था, लेकिन अब मंदिर और तीर्थ स्थलों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। लखनऊ में आयुर्वेद फार्मासिस्ट छात्रों ने लंबित भर्ती और बहाली की मांग को लेकर विधानसभा घेराव की कोशिश। विधानसभा से पहले ही पुलिस ने रोका। लंबे समय से रुकी भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग। छात्रों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वासंगित नवरात्र मेले को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मंदिर परिसर में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। सीएम ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सुरक्षा, साफ सफाई और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। प्रशासन को निर्देश दिए गए कि मेले के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी को प्रदेश के विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी है और एक्सप्रेस वे नेटवर्क में प्रदेश अग्रणी बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को में सुधार को निवेश और विकास की मुख्य वजह बताया। उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ब्रह्मोस निर्माण इकाई को प्रदेश की बड़ी उपलब्धि बताया। इसके साथ ही जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग और जवाबदेही को सबसे अहम बताया। उत्तर प्रदेश में टेम्पल इकोनॉमी को लेकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश का विकास ग्रेयार्ड इकोनॉमी तक सीमित था, जबकि अब मंदिर और तीर्थ स्थलों में नई दिशा मिल रही है। मंत्री ने बताया कि अयोध्या, काशी और ब्रज जैसे धार्मिक स्थलों का तेजी से विकास किया जा रहा है। ब्रज रंगोत्सव 2026 के दौरान होली पर 44 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि 2016 में 19 लाख पर्यटक थे, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हो गए हैं। मथुरा में भी पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। मंत्री के अनुसार धार्मिक पर्यटन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है। देवरिया में प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री एक शिक्षक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पर नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना पीडब्ल्यू डाक बंगले की है, जहां शिक्षक संघ के पदाधिकारी ज्ञापन देने पहुंचे थे। बैठक के दौरान किसी मुद्दे को लेकर मंत्री और शिक्षक के बीच कहासुनी हो गई, जिससे माहौल गर्मा गया। इस दौरान मंत्री ने कथित तौर पर शिक्षक को फटकार लगाते हुए बाहर जाने को कहा। मौके पर मौजूद अन्य लोगों के बीच बचाव कर स्थिति को शांत कराया गया। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक और शैक्षिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
अयोध्या में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी की महिला विंग सड़कों पर उतर गई है। जिलाध्यक्ष सरोज यादव के नेतृत्व में सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने गैस सिलेंडर को सफेद कपड़े में लपेटकर प्रतीकात्मक विरोध जताया। उनका कहना है कि गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों के बावजूद लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इससे घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है और आम जनता परेशान है। सरोज यादव ने सरकार से जल्द गैस आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद महिला विंग ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की अपील की है। रामपुर जेल में बंद आजम खां से मिलकर बाहर निकले सपा नेता यूसुफ मलिक को आजम खां का संदेश वायरल करना महंगा पड़ गया। आजम खां का संदेश वायरल करने पर सपा नेता यूसुफ मलिक पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आजम खां के हवाले से सपा नेता यूसुफ मलिक ने मुसलमानों से अपील की थी कि वह ईद के दिन खुशियां ना बनाए, काले कपड़े पहने और हाथों पर काली पट्टियां लगाएं। यह अपील उन्होंने अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले किए जाने और इस आक्रमण में 160 स्कूली बच्चियों की दर्दनाक मृत्यु हो जाने को लेकर दिया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और रामपुर के थानागंज में पुलिस उप निरीक्षक की ओर से यूसुफ मलिक के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करा दी गई। पुलिस ऑफिस मामले को लेकर जांच में जुटी है। थानागंज में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। यूसुफ मलिक एक हैं, वो मुरादाबाद निवासी, उनके खिलाफ उनके द्वारा एक इस प्रकार का वीडियो वायरल किया जा रहा था कि एक पर्व के दिन विशेष धर्म के लोग अलग टाइप का कपड़ा पहन करके इसका विरोध करें और इस टाइप का भ्रम और अफवाह फैलाई जा रही थी। उसी के क्रम में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। थानागंज में इसकी विवेचना चल रही है। अब्दुल्ला आजम खां साहब से मुलाकात की और भाभी साहब थी, मैं था और सालिम भाई थे। के अंदर कैसे होते, एक पैगाम आजम खां साहब ने दिया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहलवाना चाहता हूँ। आजम साहब ने कहा है मुसलमानों से मेरी और ख़ासकर सुन्नी मुसलमानों से ये अपील है कि इस बार ईद पे काले कपड़े पहने और हो सके तो नए कपड़े ना पहने। लखनऊ में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने मंगलवार को हाथ में छोटे छोटे कंटेनर लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है, वे बेरोजगारी में आत्महत्या कर लेंगे। वे हजरतगंज चौराहे से विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। विधानसभा से पहले ही पुलिस ने उन्हें पीजी जीपीओ के पास रोक लिया। उन्हें हिरासत में लेकर इको गार्डन ले गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2024 की भर्ती प्रक्रिया में देरी हो गई। वैकेंसी का फॉर्म भरवाने के बाद मामला कोर्ट में चला गया। 53 तारीखें लग चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लाया है। आज भीख मांग रहे हैं, बेरोजगारी में आत्महत्या कर लेंगे, हमें समाधान चाहिए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मांग की कि कोर्ट में बेंच वाइज निर्णय कराकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि आवश्यक हो तो सरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाचयन आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले में प्राथमिकता से हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि लंबित भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिल सके। हमीरपुर में एसआई परीक्षा में पंडित शब्द को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर न सिर्फ जिले बल्कि पूरे प्रदेश और देश भर में ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखी जा रही है। आरोप है कि परीक्षा में दिए गए एक विकल्प से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी भी समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा रही है और आगे की कार्यवाही पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। बदायूं में दिन दहाड़े फैक्ट्री में घुसकर एचपीसीएल के 2 अधिकारियों की निर्मम हत्या केस में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के नाम पर केवल खाना पूर्ति करते हुए एक आरोपी का
हाफ एनकाउंटर करके उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। अधिकारी हर्षद मिश्रा के परिजनों द्वारा पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और साथ ही सीबीआई जांच करने की मांग भी की गई है। परिजनों का कहना है कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो वह आत्मदाह करने के लिए मजबूर हैं, जिसका जिम्मेदार परिजनों द्वारा बदायूं के स्थानीय प्रशासन को ठहराया जाएगा। मेरा बच्चा सोमवार को जाना भी नहीं चाहता था, उसकी तबीयत खराब थी। वहाँ के आला अफसरों मतलब हेडक्वार्टर से आने की सूचना के बाद मेरा बच्चा गया, सोमवार को गया। मंगलवार को मीटिंग हॉल में बैठा था। रामू से राजीव उनके सर हैं, उनके पास फोन भी आ रहा था। आने के बाद बोले क्या बातचीत होगी, कल बातचीत करूंगा। बुधवार शाम को मेरी भी बात हुई। ये सारी बातें मेरे बच्चे ने बताई हैं मुझे। शाम को मेरी रोज बात होती थी। बृहस्पतिवार को उसकी हत्या कर दी गई और मुझे सूचना दे रहे हैं कि नहीं वो सही है, वो आईसीयू में है। हम लोग ना कोई विकल्प ना कुछ, मैं अपने वेब पे जैसे तैसे मेरा परिवार वहाँ पहुँचा जाके तो सरकारी अस्पताल में बता रहे हैं, कहीं कहीं बता रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि आधुनिक चीर घर में। बदायूं एचपीसीएल प्लांट पर 2 अधिकारियों की हत्या मामले में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार आरोपी अजय प्रताप के घर और दुकानों पर प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इससे पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा उसे 2 दिन में अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन अवैध अतिक्रमण न हटने पर अजय प्रताप की रोड किनारे बनी 6 दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि एचपीसीएल प्लांट पर विगत 12 तारीख को दिन दहाड़े मुख्य प्रबंधक सुधीर गुप्ता तथा उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा की सैंजनी गांव के अजय प्रताप सिंह नाम के एक दबंग एक्स एम्प्लॉय द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि कर्मचारी को कंपनी से निकालने पर विवाद चल रहा था। इससे पूर्व प्रबंधक और उप प्रबंधक को जान से मारने की धमकी की कोशिश की गई थी। इस मामले में मुकदमा भी चल रहे हैं। बताया जाता है कि अजय प्रताप सैंजनी ग्राम का ही रहने वाला है और दबंग प्रवृत्ति वाला है। खबर का रुख करेंगे जो आ रही है बाराबंकी से। बाराबंकी जिले में जारी एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत अब अपराध की नई वजह बनती जा रही है। जहां एक और जिले की जनता लकड़ी, उपले और कोयले के धुएं में गुजर बसर करने को मजबूर है, वहीं दूसरी ओर सिलेंडर की कमी से अपराधियों को सरकारी संपत्तियों की ओर मोड़ दिया है। ताजा मामला जिले के दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र से सामने आया, जहां गैस की किल्लत के बीच चोरों ने बच्चों के निवाले पर ही डाका डाल दिया। प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने मिड डे मील का सिलेंडर पार कर दिया और उसे सरसों के लहराते खेतों में छुपाकर भागने का प्रयास किया। घटना सोमवार सुबह की है, जब सराय शाह आलम ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि फुरकान अहमद सुबह टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्हें सरसों के खेत में एक युवक संदिग्ध अवस्था में सिलेंडर को छुपाते हुए भागता दिखा। शक होने पर जब उन्होंने पीछा किया और पास स्थित प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया तो वहां किचन का ताला टूटा हुआ मिला। प्रधान प्रतिनिधि ने मौके से गयास नामक युवक को दबोच लिया। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। पकड़े गए आरोपी गयास ने कड़ाई से हुई पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह अपने साथी लवकुश के साथ मिलकर चोरी करने आया था। उसका साथी लवकुश सिलेंडर लेकर भागने में सफल रहा था, लेकिन घेराबंदी होने पर उसने सिलेंडर को सरसों के खेत में ही छुपा दिया था। पुलिस ने अभियुक्त से सिलेंडर बरामद कर लिया है। निरीक्षण के दौरान गैस एजेंसी में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। पाया गया कि एजेंसी के बाहर बुकिंग से संबंधित आवश्यक सूचना चस्पा नहीं की गई, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के कारण कई लाभार्थी अनावश्यक रूप से एजेंसी के बाहर खड़े नजर आए हैं। अधिकारियों ने एजेंसी प्रबंधन को निर्देश दिया है कि सभी जरूरी जानकारी बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि बुकिंग के 48 से 72 घंटे के भीतर गैस सिलेंडर की 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। हालांकि निरीक्षण के दौरान पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध पाया गया और किसी प्रकार की कमी नहीं मिली।
झांसी में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी नदीम को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान उसने पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। नदीम पर रविवार रात करीब 6 लाख की चोरी का आरोप है और पुलिस से उसकी मुठभेड़ भी हुई थी। आरोपी मध्य प्रदेश के दतिया जिले का रहने वाला 19 वर्षीय युवक बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आरोपी की तलाश में आसपास के इलाकों में घेराबंदी कर सर्च अभियान शुरू कर दिया है। अलीगंज पुलिस ने डेटिंग ऐप से दोस्ती कर मिलने के बहाने बुलाकर लूट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी गैंग बनाकर इस तरह की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस मुकदमा दर्ज करके अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। अलीगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सेक्टर ई कूड़ाघर अलीगंज के पास से सोमवार सुबह करीब 6 बजे 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। गैंग में एक नाबालिग भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त ऑनलाइन डेटिंग ऐप ग्राइंडर के माध्यम से लोगों से संपर्क करते थे। गिरोह का एक सदस्य पहले पीड़ित के घर या कमरे में जाता था। उसके कुछ ही देर बाद गिरोह के अन्य सदस्य फोन के जरिए मैसेज रिसीव कर कमरे का दरवाजा खुलवाकर अंदर प्रवेश कर जाते थे। इसके बाद गिरोह के सदस्य पीड़ित का वीडियो बनाते हुए उसे डरा धमका कर कहते थे कि वह नाबालिग के साथ आपत्तिजनक कृत्य करने का प्रयास कर रहा है और यदि उसने पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा तथा पुलिस में शिकायत कर उसे जेल भिजवा दिया जाएगा। इस प्रकार गिरोह पीड़ित से नकदी, मोबाइल व अन्य कीमती सामान लूटने के साथ साथ क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन धनराशि भी ट्रांसफर करा लेता था। अभियुक्तों ने यह भी स्वीकार किया कि लगभग 2 हफ्ते पूर्व एक अन्य व्यक्ति के साथ भी इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां से उन्होंने नकदी, हार्ड डिस्क एवं अन्य सामान लूटने के साथ खाते से ऑनलाइन धनराशि ट्रांसफर कराई थी। गिरोह के अन्य वंचित सदस्य वर्तमान में फरार हैं और जिनकी तलाश जारी है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हिंसक हो गया। कोरा थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव में एक दबंग युवक ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि युवक ने महिला को लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित महिलाओं ने थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कार्रवाई की बात कह रही है। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी गांव में एक भयानक घटना सामने आई है। आरोपी अफसर खान ने अपनी पत्नी साइमा, सास आसमा और साले आदिल पर छुरी से हमला किया। इस हमले में सास और साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी साइमा गंभीर रूप से घायल हो गई और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की खोज शुरू कर दी है। सूचना मिली कि अफसर मुड़िया अहमद नगर के सहारा ग्राउंड में अवैध हथियार के साथ मौजूद है और अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर सकता है। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण के लिए कई बार कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में अफसर मुड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी कांस्टेबल रूपेंद्र और कांस्टेबल अनुराग भी घायल हुए हैं और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं मौके से आरोपी के कब्जे से 32 बोर की पिस्तौल, घटना में इस्तेमाल की गई छुरी, 4 लाइव कार्टिस और कुल 10 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार अफसर का आपराधिक इतिहास लंबा है। 2009 में उसने अपने सगे मामा की हत्या की थी, जिसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी और बाद में वह बेल पर था। उसके खिलाफ चोरी का भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस अब उसके अन्य अपराधों की जांच कर रही है। कल थाना इज्जतनगर अंतर्गत एक डबल मर्डर की जघन्य वारदात हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके द्वारा अपनी सास और अपने साले को चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई थी। अपनी पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जो वर्तमान में हॉस्पिटल में एडमिट है। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। रात्रि में भी पुलिस को गाँव वासियों से सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति गाँव के आसपास देखा गया है, इसके पास अवैध शस्त्र भी है और ये आशंका जाहिर की गई थी ये कोई गंभीर घटना फिर से कारित कर सकता है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश में थी, इसको ढूंढ रही थी। आज सुबह इसको ट्रेस किया गया, गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई। पुलिस ने इसको पर्याप्त चेतावनी दी, उसके बावजूद भी फायरिंग करता रहा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें इसको गोली लगी
तो जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। 2 पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए, जो एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल है, जिनको फायर आर्म इंजरी आई है, जिनको उपचार कराया जा रहा है, वो स्टेबल है। मौके से एक पिस्टल 32 बोर की, 10 खोखा कारतूस, 4 लाइव कार्ट्रिजेस, कल की घटना में प्रयुक्त चाकू ये बरामद किया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा वहां से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी हुई है कि वर्ष 2009 में इसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उस घटना में इसके द्वारा अपने सगे मामा को इसी प्रकार से हत्या की गई थी। इसके अलावा कुछ चोरी के मुकदमे भी इसके ऊपर होने का संज्ञान में आया है। कानपुर के विदुनु थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बच्ची मंगलवार शाम घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गई। परिजनों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। काफी देर बाद घर के पास स्थित एक खेत में बच्ची का शव दफन अवस्था में बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। प्राथमिक जानकारी के अनुसार बच्ची का शव संदिग्ध हालत में मिला है, जिसमें दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही विदुनु थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। सामने आया यहाँ एक युवती का शव मिला, जिसमें कि कल पुलिस के पास आकर परिजनों ने 112 पर सूचना दी थी युवती के गुम होने की, जिस पर पुलिस टीम पर गांव वालों और परिजनों के साथ मिलकर ये पूरे क्षेत्र में लगातार खोज करवा रही थी। इसी दौरान आज सुबह युवती के परिजनों का पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक शव मिला है, जो कि जिसके ऊपर कुछ मिट्टी डाल रखी थी शव के ऊपर, और यहाँ पर आकर शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। और जो इसमें सूचना मिली थी कल, उसी पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज था, जिसको कि आज परिजनों द्वारा कुछ लोगों पर संदेह जताते हुए पुलिस को सूचना दी जा रही है, जिन पर कि एक अभियुक्त को पुलिस ने संदेह के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। श्रावस्ती की बौद्ध तपोस्थली में मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि श्रीलंका से आए करीब 40 श्रद्धालुओं के जत्थे पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। यह हादसा दर्शन पूजन के बाद परिसर में घूमते समय हुआ। हमले में करीब 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एकोना CHC में भर्ती कराया गया। घटना के बाद श्रद्धालु में दहशत का माहौल देखने को मिला। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को सामान्य कराया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।